आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही छोटे से जेनेटिक बदलाव से शुरू होती है, लेकिन जिसके नतीजे बहुत बड़े और गंभीर होते हैं। ये कहानी है सिकल सेल एनीमिया की। एक ऐसी हालत जहां इंसान का अपना ही खून उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि खून का ये बदला हुआ आकार आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि इससे मरीज को किस तरह के दर्द और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आज और आने वाले कल में इसके क्या इलाज मौजूद हैं, इस पर नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि भारत का इसको लेकर क्या मिशन है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बीमारी की एकदम जड़ तक चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर हमारे खून के साथ ऐसा क्या होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां शरीर को जिंदा रखने वाली, ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कोशिकाएं ही शरीर के लिए खतरा बन जाएं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर सिकल सेल एनीमिया में सच में कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, सारी की सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। जो हमारी नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो गोल और मुलायम होती हैं, किसी डोनट की तरह। तो वो खून की नसों में आराम से फिसलती हुई निकल जाती हैं। लेकिन सिक्कल सेल में इन कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। वो एक दरांती या आधे चांद जैसी हो जाती हैं। और ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, ये सख्त और चिपचिपी भी हो जाती हैं। नतीजा, ये नसों में फंस जाती हैं और खून का रास्ता रोक देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर गाड़ियों का ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो सीधे शब्दों में कहे तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारी है। ये खून से जुड़ी एक गड़बड़ी है। इसमें रेड ब्लड सेल्स का शेप बदल जाता है, वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर के जो जरूरी अंग हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन तक पूरी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसकी जड़ में ना एक बहुत ही छोटा सा जेनेटिक चेंज है। हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन होता है, HBB जीन। जब इस जीन में एक छोटा सा डिफेक्ट या कहें कि म्यूटेशन आ जाता है, तो ये हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन A को एक दूसरे टाइप के हीमोग्लोबिन S में बदल देता है। और बस सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती कैसे है। देखिए, अगर माता और पिता दोनों में इसका एक एक जीन मौजूद हो, जिसे सिकल सेल ट्रेट कहते हैं, तो उनके बच्चे को ये बीमारी होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। जिनके पास सिर्फ एक जीन होता है, उन्हें कैरियर कहा जाता है। वो खुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन वो इस जीन को अपने बच्चों में पास कर सकते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि सेल्यूलर लेवल पर क्या होता है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि ये बदलाव असल जिंदगी में किसी इंसान के जीवन और उसकी सेहत पर क्या असर डालता है। देखिए, इस बीमारी के साथ जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मरीजों को हर वक्त एक थकान और कमजोरी महसूस होती है। फिर अचानक से बिना किसी चेतावनी के शरीर में बहुत तेज दर्द के दौरे पड़ते हैं। इन्हें पेन क्राइसिस कहा जाता है। इसके अलावा हाथों और पैरों में सूजन आ जाना, बार बार इन्फेक्शन का शिकार होना, ये सब बहुत आम लक्षण हैं। और ये बात सिर्फ रोज के लक्षणों तक ही सीमित नहीं है। अगर इसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। इससे स्ट्रोक का खतरा रहता है, फेफड़ों में जानलेवा परेशानियां हो सकती हैं और यहाँ तक कि लिवर, किडनी और दिल जैसे जरूरी अंगों को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ उम्मीद की किरण भी है। विज्ञान इस चुनौती का डटकर सामना कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेडिकल साइंस ने इसके जवाब में क्या तैयारी की है। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का पता लगाना काफी आसान है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम थोड़ा मुश्किल है, पर यह एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। इससे साफ पता चल जाता है कि खून में हीमोग्लोबिन नॉर्मल है या सिकल सेल वाला। बल्कि अब तो कई जगहों पर जन्म के फौरन बाद ही बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली जाती है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो आज हमारे पास कई तरीके हैं। हाइड्रोक्सीयूरिया जैसी दवाइयां हैं जो दर्द के दौरों को कम करने में काफ़ी मदद करती हैं। अगर हालात ज़्यादा गंभीर हों तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, एक परमानेंट इलाज भी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन इसके लिए एक परफेक्ट मैच वाला डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। पर ये सब तो लक्षणों को कंट्रोल करने के तरीके हुए। सवाल तो ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम बीमारी की जड़ पर ही हमला कर सके।
मतलब क्या हम उस खराब जीन को ही ठीक कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है CRISPR-Cas9। आप इसे एक तरह की जेनेटिक कैंची समझ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी डीएनए के अंदर जाकर उस खराब जीन को बहुत प्रिसिजन से काटकर ठीक कर सकती है। और सोचिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मरीज को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए ये एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और सुनिए, ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये अभी हो रहा है। साल 2023 में ही अमेरिका और यूके में सिकल सेल के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी को मंजूरी मिल चुकी है। ये मेडिकल साइंस के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा पल है। तो ये तो हुई साइंस की बात, पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि एक देश के तौर पर, खास तौर पर भारत में, इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। भारत में ये बीमारी कुछ खास इलाकों, खासकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फैली हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों में ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और भारत सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा आप इस मिशन से लगा सकते हैं। साल 2023 में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया गया और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। साल 2047 तक भारत को इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त करना। इस मिशन का जो सबसे बड़ा फोकस है वो इलाज से भी ज्यादा रोकथाम यानी प्रिवेंशन पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शादी से पहले जेनेटिक टेस्टिंग को बढ़ावा देना, जो कपल्स कैरियर हैं उन्हें सही जानकारी और काउंसलिंग देना और आम लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाना ताकि ये जीन अगली पीढ़ी तक पहुंचे ही नहीं। तो सवाल अब ये है, एक तरफ हमारे पास क्रिस्पर जैसी चमत्कारी टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ भारत जैसे देशों में जमीनी स्तर पर बड़े बड़े जागरूकता अभियान चल रहे हैं। तो क्या इन दोनों के मेल से हम इस सदियों पुरानी जेनेटिक लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए जीत सकते हैं? आने वाला वक्त यकीनन उम्मीदों से भरा है।